जो ध्रुव भाई के चैनल पर आपने देखा होगा। ध्रुव भाई आपको इधर से देखना पड़ेगा ज़रा, ये हमने एंगल थोड़ा सा डिफरेंट पकड़ा। तो गाइस पूरी कोशिश है कि आज टाइगर को ढूंढ के निकालें कहीं से डिफरेंट तरीके से, और संजय भैया की एक्सपर्टीज़ का यूज़ करें, और फिर देखते हैं अपने को कहाँ पे मिलता है। बिजरानी एक बहुत ही प्यारा जोन है, आपको पता ही है, जैसा कि बहुत शानदार जोन है। अगर इसकी फ्लोरा एंड फौना की बात करी जाए, टाइगर पॉपुलेशन तो जो है सो है, वो दिखे ना दिखे अलग बात है, लेकिन जो लोकेशन लैंडस्केप है वो बहुत शानदार है। कोशिश करेंगे कि उस लैंडस्केप को भी आपको दिखा सकें, वो फीलिंग एक और बार दे सकें जो 2 साल पहले आपको दी थी। भैया आप कुछ बता रहे थे संजय भैया। तो बेसिकली जो हमारा जोन है बिजरानी, यहाँ से आमडंडा गेट इसको बोलते हैं, एंट्री गेट। यहाँ से 7 किलोमीटर अंदर हमारा जाके ये जो और ट्रैक शुरू होंगे। एक यहाँ पर छोटा सा गांव है, ये एक खत्ता इसको बोलते हैं, या टोंगिया विलेज है। खत्ता बेसिकली क्या हुआ था, जब कॉर्बेट शुरू में बना था तो अंदर के जो गाँव थे वो बाहर शिफ्ट किए गए थे। शुरू में इसका एरिया लगभग 320 स्क्वायर किलोमीटर था, जो आज की डेट में लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर को टच करता है। अच्छा। तो उसमें जितने भी गाँव थे वो बाहर बसाए गए। ऐसा केवल 1 या 2 गांव हैं जो अभी कॉर्बेट की सीमा के अंदर तो नहीं कह सकते, हम बाहर भी नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्कुल पेरिफेरी में है। ओके। तो इन गांवों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर कल को चाहे तो कहीं और शिफ्ट कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर कोई पक्के निर्माण की जो है आज़ादी नहीं होती है। सिर्फ लोग रह सकते हैं, कानूनी अधिकार उनको मिला हुआ है। यहाँ जलौनी लकड़ी या फिर घास वगैरह के लिए वो अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाकी उनको यहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। तो जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे संजय भैया की बारिश हुई है, तो आज अपनी टाइगर स्पॉटिंग के हिसाब से बारिश अपने लिए क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, टाइगर स्पॉटिंग की जहाँ तक बात करेंगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है बारिश की वजह से, क्योंकि जो गर्मी के समय में पानी सबसे अहम रोल प्ले करता है टाइगर से। राइट। अब पानी अभी तक नहीं था, लेकिन आज से इस मानसून सीजन की जो पहली प्री मानसून बरसात हुई है और वो अच्छी बारिश हुई है। अच्छा। जिसकी वजह से जंगल में छोटे छोटे पड़ल बन जाते हैं और जानवर को पानी अंदर ही मिल जाता है। सही बात। तो जो टाइगर की जो कमजोरी है वो है पानी। जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, टाइगर केवल पानी पीना नहीं बल्कि पानी में लेटना है। तो ऐसे मौसम में एक एडवांटेज ये हो सकता है, क्योंकि मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है, तो हो सकता है मूवमेंट करे, जैसा कि नॉर्मली टाइगर दिन में नहीं करता, वो आराम करता है। और दूसरा ये हो सकता है कि जो फ्रेश हमें मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि सारे पगमार्क जो है मिट चुके हैं, और जो भी मूवमेंट मिलेगी वो ताज़ी मिलेगी। तो अगर दिन में मूव करता है तो चांसेस अच्छे रहेंगे। तो आपने जो अभी एक बात भी कही थी कि जो ध्रुव भाई बोले कि यार आज तो सारे पानी से अपने पगमार्क धुल गए होंगे, लेकिन आपने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, तो मैं उसको कैमरे पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो लाइन आप फिर से बताओ, ताकि एक पर्सपेक्टिव हमारे व्यूअर्स को भी मिल सके कि यार ये भी होता है। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, और जैसा ध्रुव ने कहा कि बारिश हो गई है, सारे पगमार्क मिट गए होंगे, तो ये अच्छा है या बुरा है। तो देखने के नज़रिए से मैं कहता हूँ कि ये अच्छा है, क्योंकि जो भी मिलेगा हमें ताज़ी मिलेगा, बासी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर कोई मूवमेंट हुई होगी वो दिन की सफारी के समय, जब सुबह की सफारी और दिन की सफारी का ब्रेक होता है, क्योंकि बारिश सुबह से हो रही थी और फिर दिन में बंद हो गई, तो जो भी मूवमेंट मिलेगी वो फ्रेश मूवमेंट मिलेगी। और आप सामने देख सकते हैं वो एनिमल साइटिंग शुरू हो गई है। बहुत सुंदर एक बेल डियर है जो अपने एंटलर्स के साथ है, और उसके पहले एक हिंट और आप देखेंगे, जो एलिफेंट डंग पड़ा हुआ है, ड्रॉपिंग। हाँ। तो जंगल में देखिए क्या होता है कि कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर मेल, फीमेल और एक फॉन भी है हमारे सामने, छोटा बच्चा। पीछे ड्रॉपिंग देखी थी, अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो सामने एक बड़ा सा सेमल का पेड़ है, उसकी सेमल के पेड़ की जड़ को जो है वो एलिफेंट ने निकाल के खाया हुआ है। बेसिकली एलिफेंट प्योरली हर्बीवोरस है और घास पत्ते खाता है, लेकिन क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता, तो अपनी न्यूट्रिशनल नीड फुलफिल करने के लिए कई दफ़े पेड़ों की छाल निकाल देती है। तो यहाँ पर हमने एलिफेंट डंग देखा, और वहाँ पर एलिफेंट की जो बार्क निकाल के उसका एक इंडिकेशन यहाँ पर है। तो कई दफ़े हमें डायरेक्ट साइटिंग्स होती है, कई दफ़े इनडायरेक्ट साइटिंग्स होती है। एक तरह से मूवमेंट पता चलता है कि इस जंगल में क्या क्या मूव करता है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जगह जगह पानी के तालाब पोखर बन जाते हैं। तो ये बरसात अभी शुरू हो रही है और अपनी पहली बरसात है, तो लेकिन जानवरों के लिए बहुत अच्छी, जंगल के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि 2 महीने से बहुत गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से जंगल और जंगली जानवर जो है बहुत व्याकुल थे। तो ये बरसात उनके लिए एक खुशी का संदेश देकर आई। बहुत बढ़िया संजय भैया, क्या पर्सपेक्टिव दिया है आपने। मतलब जो कहते हैं कि एक दूसरा आयाम दे दिया, एक दूसरा नज़रिया दे दिया जंगल को देखने का। एक आम इंसान जंगल में आएगा तो वो जंगल को एक
सिंपल तरीके से देख रहा होगा कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, सामने दिख गई एलिफेंट ड्रॉपिंग तो ठीक है, सामने से अगर दिख गया, अगर क्या कहते हैं एक हिरन डियर क्रॉस कर रहा है तो ठीक है। संजय भैया ने जो साइड से निकाल के दिखाया कि पेड़ की जड़ फाड़ के एलिफेंट ने उसको निकाला है, तो ये सब एक छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स तो नहीं कहूँगा, छोटे छोटे साइंस होते हैं जिनको ट्रैक करना जरूरी है, और यही ट्रैकिंग होती है, यही एक्सपर्टीज में ये एक्सपर्टीज़ है। और ऐसे एक्सपीरियंस लोग जो हैं ये हैं जो आपको जंगल का एक प्रॉपर थ्रिल देते हैं, प्रॉपर जंगल की एक चीज़ डिटेल में बताते हैं। और ये नॉलेज जो है ये हर कोई ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसको बहुत टाइम लगता है एक्सपीरियंस होने में, बहुत मेहनत लगती है। और संजय भैया इस फील्ड में लगभग संजय भैया 22 साल हो गए। हम में से कई लोगों का वर्क एक्सपीरियंस हमारा मतलब अगर इनका रिव्यू लिखा जाए तो हमारे वर्क एक्सपीरियंस से ज़्यादा है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। पता क्या है, जंगल में अधिकतर जो आम आदमी जो टूरिस्ट आता है वो इस मंशा के साथ आता है कि वो जंगल जा रहा है और बाघ देखना है। लेकिन हम बीइंग अ गाइड या बीइंग अ नेचुरलिस्ट हमारी कोशिश ये रहती है कि वो जब यहाँ से जाए अगर उसे बाघ न दिखे तो वो डिसअपॉइंटमेंट लेकर ना जाए, वो उसके वैल्यू जो उसने टाइम की कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए या मनी की जो है वो उसको मिले। अब जब आप जंगल में जाते हैं आपको जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दीमक के जो घर दिख रहे हैं, जिसको हम टर्माइट माउंट्स कहते हैं, या फिर बड़े बड़े साल के पेड़ हैं और साल के पेड़ों के साथ दूसरे छोटे पेड़ हैं, उनकी झाड़ियाँ हैं, घास हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इग्नोर कर देता है इन सर्च ऑफ टाइगर। और टाइगर दिखने की संभावना अगर हम आपसे कहें कि आप जंगल आप सफारी कर रहे हैं तो 50% रहती है। देख गया तो 50% हमारा, नहीं दिखा तो 50% आपका। तो अब अगर आपको टाइगर नहीं दिखा तो आप कहते हैं कि कुछ नहीं दिखा, मज़ा नहीं आया जंगल सफारी में, पैसे वेस्ट हो गए। लेकिन जब आप जंगल को समझना शुरू कर देते हैं और उसको ऑब्जर्व के साथ साथ उसका जो है एब्जॉर्व करते हैं तो आपको ज़्यादा एक अच्छा रिटर्न मिलता है मेरी समझ से। तो वो सब पॉसिबल है जब आप अपनी नजरें खुली रखें, क्योंकि जब आप जंगल देखते हैं तो जंगली जानवर भी दिखते हैं और उन जंगली जानवरों में बाघ भी कहीं ना कहीं छुपा रहता है। बिल्कुल। संजय भैया मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना क्या ये सही सोच है कि नहीं। यूजुअली मैं अपने चैनल पे ना सारे लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कॉर्बेट या किसी भी नेशनल पार्क जा रहे हैं आप टाइगर देखने मत जाइए। अगर आपको टाइगर देखना है तो जू चले जाइए। आप यहाँ पे ये लेके मत आइए एक्सपेक्टेशन कि आप आए हैं तो दिखेगा ही दिखेगा, ये उसका घर है। तो यहाँ पे आए हैं तो इस लैंडस्केप को फील करिए, इस आबो हवा को महसूस करिए और कोशिश करिए कि इस फीलिंग को लेके जाएं, एक पॉजिटिविटी को लेके जाएं, रादर देन कि सिर्फ एक नेगेटिव थॉट लेके चलेगा कि टाइगर तो दिखा ही नहीं। बहुत और अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए, जिसको आप देखेंगे फील करेंगे तो आपको कई सारी नॉलेज भी मिलेगी और काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव फीलिंग भी आएगी। एक मेरे को तो भैया यहाँ पे आके ये फीलिंग आती है कि आदमी क्या ना मेडिटेशन अपने आप हो जाता है। मेडिटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जंगल के अंदर आने के बाद ना मेडिटेशन किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ आप तो। देखिए बिल्कुल सही बात कही आपने। नॉर्मली क्या होता है, जो आपने बात कही कि एक जंगल में आकर आपको एक अच्छा फील आता है, एक मेडिटेशन की सी फीलिंग आती है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप प्राकृतिक रूप से देखें तो जंगल हमारा घर है। अब ये तो आज के मॉडर्न टाइम में हम लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से शहरों में या फिर और जगहों पर अपना घर बनाकर रहने लगे हैं, लेकिन जंगल जाने पर आपको जो अच्छी फीलिंग आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि आप अपने घर जा रहे होते हैं। और जब आप कहीं से भी अपने घर जाते हैं तो आपको एक आराम की फीलिंग आती है। तो जंगल में जब आप जाएंगे तो आपको आबो हवा बहुत स्वच्छ मिलेगी, कोई पॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है, किसी तरह का शोरगुल नहीं है जो अप्राकृतिक है। तो जाहिर सी बात है जंगल में आप जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। बहुत बढ़िया संजय भैया, थैंक यू एक और नया पर्सपेक्टिव ऐड करने के लिए। तो जो गाइस इस चैनल पे देख रहे हैं और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब बातों को ध्यान में रखें आप, बिकॉज़ ये सब बातें जब एक्सपर्ट्स अपने मुंह से खुद बता रहे हैं तो इनकी कहीं ना कहीं एक ना बेस वैल्यू है, ये हवा की बातें नहीं है। आप इस चीज़ को समझेंगे तभी आप उसको रियलाइज़ कर पाएंगे। बहुत सुंदर कॉमन किंगफिशर उड़ के देखिएगा, पिट्टा, इंडियन पिट्टा है। ये समर विजिटर है हमारे लिए। एक सामने देखेंगे, अगर आप जूम करके देखेंगे तो बहुत अच्छी लोकेशन तो बैठा हुआ है। हाँ, इसकी साउंड मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ अगर रिस्पॉन्ड करेगा तो कुछ इस तरीके से करता है। अभी वो उड़ गया है, लेकिन उसके बगल में एक और वुडपेकर आके बैठा है। बिल्कुल ग्रे हेडेड वुडपेकर है। देखिए कॉर्बेट पक्षियों के लिए भी जाना जाता है और इसकी जो डाइवर्सिटी है बहुत अच्छी है। लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो 1300 के लगभग पक्षी जो है रिकॉर्डेड हैं।
और कॉर्बेट लैंडस्केप में, केवल कॉर्बेट की नहीं मैं बात करूँ, जो आसपास का पेरिफेरल एरिया है उसमें लैंडस्केप में लगभग 600 प्रकार के पक्षियों की गणना की गई है। तो अपने आप में अगर आप देखें तो आधे के लगभग स्पीसीज कॉर्बेट लैंडस्केप में पाई जाती है। और आपको डिसअपॉइंटमेंट यूँ नहीं होगा जब आप जंगल में जाते हैं कॉर्बेट के, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक्षी दिख रहा होता है, कोई कहीं मोर नाच रहा होता है, कहीं कोयल बोल रही होती है, या फिर और बहुत से सामान्य पक्षी जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं हम नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वो डव हो चाहे मैना हो। तो ये जंगल में ब्यूटी को ऐड करते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप देखें जैसे टाइगर होता है, अगर हम बात करें कि टाइगर का क्या रोल है, तो टाइगर का रोल एक जैसे राजा होता है उसी तरीके से वो जंगल में एक प्रजा को देख रेख करता है, जंगल की देखभाल करता है। लेकिन जो पक्षी हैं, जितने आप ये पेड़ देख रहे हैं, अगर ये घने पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ पक्षियों का रोल है। क्योंकि जब पक्षी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं तो सीड डिस्पर्सल करते हैं, पॉलिनेशन में भी वो हेल्पफुल होते हैं। तो पक्षियों को हम छोटा समझ के नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी इक्वली इंपॉर्टेंट वैल्यू है जितना कि एक टाइगर की, हाथी की है। तो जब आप जंगल में जाएं तो जाहिर सी बात है कि पक्षियों को भी आपको देखना जरूरी है। बहुत बढ़िया बात कही संजय भैया ने। तो जो सीड डिस्पर्सल की बात करी उसका सिंपल मीनिंग जिनको बताऊँ, चिड़िया फ्रूट खाती है और पेड़ों की ऐसी चीज़ों को टच करती है जहाँ से उनका पॉलिनेशन होता है। तो वो फ्रूट खा के जब उसके बीज इधर उधर जंगल में दूर दूर जाके गिराती है ड्रॉपिंग्स के थ्रू, तो नए पेड़ उग जाते हैं वहाँ पे। तो ये होता है सीड डिस्पर्सल, जिसके थ्रू प्लांटेशन बढ़ती है और बीच में यहाँ पे एलिफेंट ड्रॉपिंग्स वापस से दिखती हुई, और वैसे ही पॉलिनेशन भी होता है जैसे भैया भी बता रहे थे। तो भाई क्या फीलिंग आ रही है? देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे भैया और लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ, फीलिंग तो मतलब आनी है। बट आप अगर संजय भैया से भी पूछेंगे, संजय भैया भी यही चीज़ बोलेंगे और दीपू भी यही चीज़ बोलेगा कि टाइगर साइटिंग की हम गारंटी नहीं देते हैं। हम जंगल को पढ़ लेंगे पहले, अगर एक बार जंगल को पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमको पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन जैसे कि बोला जाता है कि जंगल का राजा शेर है और उसको ढूंढने के लिए पूरी मेहनत लगती है। तो अभी उसी टाइम पे ये जो बिजरानी का जो एपिसोड हम लोग इस टाइम पे शूट कर रहे हैं, ये हम एक्सपर्ट्स के साथ शूट कर रहे हैं एंड इसमें हम आपको दिखाएंगे कि रियल टाइगर ट्रैकिंग क्या होती है। सुबह जो हमने दिखाई थी वो हमने आपको दिखाई थी जो हम लोग ट्रैक कर रहे थे, जितना हम लोगों ने नॉलेज पाई है इन लोगों से। अब आपके साथ में एक्सपर्ट्स हैं, अब आप देखिए जो चीज़ें हम आपको नहीं बता पाए वो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। जो आप सामने देख रहे हैं ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है और ये मेल है। बर्ड्स में एक फिनोमिना होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जिसमें कि जो मेल होते हैं थोड़े अलग रंग रूप के होते हैं, फीमेल थोड़े अलग। और यूजुअली होता क्या है कि जो मेल होते हैं थोड़े ब्राइट और ब्यूटीफुल होते हैं, फीमेल थोड़ी डल होती है। तो जो हमारे सामने आप देख रहे हैं ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है, मेल है, और वो इस समय किसी शिकार की खोज में है, तो इसलिए शांत खड़ा है। पर इस चिड़िया को मैंने देखा है कि कई तरह की आवाज़ें निकालती है, कई बार थोड़ी मिमिक्री भी करती है दूसरी बर्ड्स की आवाज़ निकाल के। तो दोस्तों संजय भैया ने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि बर्ड्स भी मिमिक्री करती हैं। तो बर्ड्स में देखा जाए तो सिर्फ पैराकीट्स नहीं, ये भी काफ़ी ज़्यादा मिमिक्री करती है। तो मैगपाई रॉबिन, तो अच्छी लगी हो ये बात तो इस बात पे एक लाइक और एक कमेंट बनता है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बिजरानी गेस्ट हाउस के पहले जो चौकी पड़ती है सीमल चौड़, तो यहाँ पे इस चौकी पे आप ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ट्रेंचेस बनाई गई हैं। ये मैंने जो पिछला वाला जो ब्लॉग शूट किया था उसके अंदर नहीं थी, ये अभी इस बार यहाँ पे नई ऐड करी गई हैं। तो इसका रीज़न जो वो यही है कि हाथियों से बचने के लिए, हाथी यहाँ पे चौकी में अंदर आके इसको तोड़ ना दे, नुकसान ना पहुँचा दे, इसीलिए ये बनाई गई। जैसे स्नेक के लिए भी बनती हैं स्नेक पिट्स, वैसे एक तरीके से एलिफेंट पिट्स है ताकि उन्हें एलिफेंट को दूर रखा जाए। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये बोर्ड पे साइटिंग्स लिखी हुई हैं। तो ये भी अर्जुन जी और पार्थ जी गाज़ियाबाद से जो आए थे, इन लोगों ने देखा है। तो बहुत बढ़िया साइटिंग हुई है यहाँ पे अभी कुछ दिनों में, तो बढ़िया बात है। देखते हैं तो पकड़ना ज़रा, ये हमारे पुराने मित्र पुराने ये गाइस ये वापस से पकड़ लिया। देखो ये इनको ना छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे साथ चले नहीं चलें
कुछ भी ड्रामा करें इनको सालों पकड़ ही लेंगे। एक ये हो गए, युवराज भाई हो गए, तो ये अपने प्यारे, बहुत ही प्यारे दिल के करीब अपने जो यार हैं, ये उनमें से एक है। जब भी यहाँ उत्तराखंड में रामनगर के एरिया में हम आते हैं तो मैं इनको और युवराज भाई को ज़रूर पकड़ता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने इनका इंटरव्यू भी डाला था अपने दिखाला कैंपस के उसमें। जय भाई पूरा देखा था वो? बिल्कुल सर, बहुत कैसा लगा था? बहुत ग्रेट फीलिंग आई थी उसको देख के? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। लास्ट मोमेंट पे मतलब आप इनसे पूछो, हम लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप कुछ दिखने वाला है, लेकिन जय भाई और हम लोग जैसे ही निकले लास्ट मोमेंट पे कैंपस को छोड़ रहे थे और टाइगर बीच सड़क में चलता हुआ आ रहा है और चले जा रहा है हमारे साथ साथ, चले जा रहा है, तो मज़ा ही अलग है। तो पकड़ेंगे भाई को अभी शाम को भी ज़रा देखते हैं और अभी कोशिश करते हैं अंदर अपने को कुछ मिले। तो हम इसी कैंपस में बिजरानी में पिछली बार रुके थे और यही आपको पता ही है कि नाइट स्टे यहाँ पे कैसा होता है। अगर जिनको नहीं पता वो मेरा पुराना वीडियो जो है रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैंपस जो है 1928 का बना हुआ है, पूरा कैंपस तो नहीं बट हाँ मेजरली ये कैंपस 1928 का बना, जो कि बहुत सुंदर कैंपस है। तो अभी ये कैंपस अब बंद हो चुका है, अब ये खुलेगा 15 अक्टूबर को और उसके बाद जो है ये पूरा जून तक चलेगा, 15 जून तक। ये काफ़ी शानदार नज़ारा होता है यार इस एरिया का। रात में जब आपको यहाँ पे रुकने को मिलता है अंधेरे में, बहुत एक खूबसूरत सा एक फीलिंग आती है इस जंगल के एरिया में। जो खुला एरिया है बिजरानी के गेस्ट हाउस का, आप ये देख सकते हैं, खुला एरिया है, बहुत शानदार एरिया, बहुत शानदार कैंपस। आगे गाइस एलिफेंट कैंपस के हैं। आशा और अलबेली। तो जैसा कि भैया ने बताया आशा और अलबेली है। नहीं, ये तो इंसानों के साथ रहने की आदी हो चुकी है ना। ये हमारे पार्क एलिफेंट हैं जो और पेट्रोलिंग के काम आते हैं। पहले इन लोगों पर जंगल सफारी के लिए लिया जाता था इनका उपयोग, लेकिन अभी वर्तमान में जंगल सफारी बंद हो गई है। और जितना भी डिपार्टमेंट की खासतौर से मानसून में पेट्रोलिंग का इशू होता है या फिर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो, कोई जानवर घायल है उसे ट्रैंकुलाइज करना है, ये हाथी बहुत एक्सपर्ट होते हैं और इनके जो महावत होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो उनकी मदद से सारे ऑपरेशन काम में होते हैं। अभी हम लोग जो है बड़ी फायर लाइन की तरफ जो मूवमेंट खबर मिली है कि बड़ी फायर लाइन में एक टाइगरस और एक टाइगर का मूवमेंट हो रहा है। पहले हम लोगों का समय है उसको ट्रैक करते हैं, उसके बाद फिर शाम का समय हम जो है मेन लैंड जो फ्लैट एरिया है वहाँ पर की वजह से ये जो मैं आपको बता रहा था कि लैंटाना प्रॉब्लम क्या करती है, एक तो एक घास को खत्म करती है, दूसरा क्योंकि जो वीड्स खासतौर से जो उनकी क्वालिटी होती है कि वो इतना तेजी से बढ़ते हैं कि जो लोकल स्पीसीज है उनको मार देती है, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकती। आप यहाँ पीछे देखेंगे जहाँ लैंटाना नहीं है वहाँ हल्की फुल्की घास आपको दिखेगी जो बेसिकली हर्बीवोर्स का मेन फूड है। अब जहाँ लैंटाना आएगी वहाँ कुछ नहीं हो गया, अम्ब्रेला बना देती है और अम्ब्रेला के बनने से पूरे जो रिसोर्सेज है वो खत्म कर देती है, जिसका खामियाजा इस तरह की जो लोकल स्पीसीज है उनको भुगतना पड़ता है। तो ये जो एक ऑर्किड हमारे सामने ग्राउंड में खिल रहा है, ये एक इंडिकेशन है कि कैसे इन्वेजिव वीड्स उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अभी जब मैं परसों लौटा तो उनसे ऐसी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक ये फ्लावर दिखाया, बोला यार ये नया मिला है, इसकी ज़रा बिजरानी में ही मिला है कहा उसने, और एक प्लांट मिला है झिरना में, तो ये इसकी ज़रा जांच पड़ताल करनी है। जो येलो कलर का लिया अभी सीजनल है, इसका नामकरण ये पता नहीं होगा, कोई उन्होंने वो कहीं अच्छी लोकेशन पे खींचा था, ओपन में है, बहुत सारी फोटो। ये तो लैंटाना में फंसा हुआ है। हम हाथी की बात कर रहे थे, एक इंडिकेशन जो है इनडायरेक्ट साइन यहाँ पर आप देखेंगे, जो एलिफेंट ने अपनी पीठ रगड़ी है वहाँ पर, तो उसकी वजह से बार्क भी थोड़ा स्मूथ हो गया और जो उसकी मिट्टी है वहाँ वाला भी, हाँ वो तो छाल निकाल के खाई, छाल निकाल डाइजेशन के लिए, तो उसका जो मिट्टी है जो शरीर पे वो भी वहाँ पर रुके हुए हैं। 14 तारीख को यहीं पे स्पॉट किया था टाइगर। फिलहाल वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं। सामने आप देखोगे एक छोटी सी स्ट्रीम है पानी की। ऐसे स्पॉट्स को हम लोग इस टाइम पे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर को देखने को मिल जाता है। एरिया काफ़ी ठंडा हुआ पड़ा है, तो चलो वेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने खासली एक चीज़ के लिए गाड़ी रोकी है। संजय भैया, साल 2010 बिजरानी जोन का सबसे मशहूर टाइगर द ग्रेट खली, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को आपके थ्रू। देखिए, एक बाघ था, वैसे तो मैं जो जंगली जानवर हैं उनको नाम से बुलाने का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि वो बाघ बहुत खास था और अपने आकार की वजह से वो काफ़ी चर्चा का विषय बना। बिजरानी जोन में बहुत लंबे चौड़े एरिया में उसका राज हुआ करता था और उसके डील डॉल की वजह से उसका आकार बड़ा था, तो इसलिए क्योंकि महाबली खली के नाम पर क्योंकि उसका आकार बड़ा था तो उसको खली का लोगों ने कहना शुरू कर दिया और वो नर बाघ था।
तो उस समय जो इस पूरे क्षेत्र में जितनी भी वो मादाएं थी या फिर जो नर थे वो उसके प्रभाव से बच नहीं पाए और लंबे चौड़े इलाके में वो घूमता था कभी इस तरफ, और यहाँ से इनफैक्ट जो झिरना के बीच का एरिया है वहाँ तक उसकी टेरिटरी फैली हुई थी। तो वो काफ़ी फेमस रहा, हालांकि उसका अंत थोड़ा दुखदायी रहा। वो बाद में एक हादसे का शिकार हो गया टेरिटोरियल फाइट, जैसा कि हर बाघ के साथ होता है। जैसे वो बूढ़ा होता है तो या तो अपनी ओल्ड एज की वजह से या फिर डोमिनेंट टाइगर की वजह से उसको जो है सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और वो घायल हो गया था और अंत में उसको जो है इंजरी से उसकी डेथ हो गई। उसकी बॉडी रिट्रीव कर ली? हाँ, वो सावलदे के पास जो है वो देखा गया था, मिल गया। चलिए, ये था। और इसके बाद में एक और फेमस टाइग्रेस आई थी यहाँ की, जिसने काफ़ी नाम रोशन किया था। बिजरानी में काफ़ी हद तक टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने का श्रेय दिया जाएगा। बहुत ही प्यारी टाइग्रेस थी। मेरे सरनेम से उसका मैच करता है थोड़ा, शर्मीली। और शर्मीली के बच्चे थे, मैं आज भी जानता हूँ, विराट और पंडित, दो उसके मेल थे। अनफॉर्चुनेटली उन लोग का भी बहुत जल्दी देहांत हो गया था। वो अपने प्राइम टाइम में भी शायद पूरा ठीक से नहीं जी पाए थे, लेकिन शर्मीली ने काफ़ी लंबा चौड़ा अपना टाइम स्पेंड किया। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, उसकी मीटिंग खली के साथ में हुई थी या नहीं हुई थी, आई एम नॉट श्योर, बट उस दौर में उसका जन्म तो हो गया था शर्मीली का, इतना मैं कह सकता हूँ। देखिए, वो जो बाघिन थी वो अपने आप में बहुत बड़ी बाघिन थी। उसका डील डॉल आकार जो है, और इसी वजह से वो जो है बिजरानी के लंबे चौड़े क्षेत्र में उसका भी वर्चस्व रहा। और उसके जो बच्चे थे, खासतौर से पहले लिटर में एक अकेला नर बाघ था जो फिर अपनी माँ से बिछड़ गया था थोड़े समय बाद, लेकिन जो उसको ख्याति मिली बिजरानी जोन को या कॉर्बेट को, वो उसके दूसरे लिटर से मिली, जिसमें कि उसने 4 शावकों को जन्म दिया। सीज़न खुलता है अक्टूबर में, और अक्टूबर में जब दोबारा सीज़न खुला तो यहाँ पर सभी स्टाफ और जो पर्यटक या फिर गाइड थे, ड्राइवर थे, उनके लिए खुशी की बात थी कि उस जो मेन लैंड में जहाँ वो दिखा करती थी उसके साथ 4 बच्चे देखे गए थे। और एक डॉक्यूमेंट्री भी उसकी पूरी शूट हुई, जो 2 सीजन तक, 2 से 2.5 साल तक बाघ जो है वो अपने बच्चों को पालती है, मादा बाघ की। और ये उसकी सक्सेस स्टोरी ये रही कि 4 के 4 बच्चे उसने जो है बड़े किए। और उस 2 वर्ष में उसने जो है काफ़ी नाम जो है कॉर्बेट को दिया, और काफ़ी दूर दूर से लोग जो है फोटोग्राफी के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हों या फिर जो आम टूरिस्ट थे, वो कभी किसी को मायूस नहीं करती थी। और उसकी वजह से जो है डेफिनेटली, हालांकि वो तो अब नहीं रही, लेकिन उसकी जो संतान है वो इस क्षेत्र में अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया। तो वो कह सकते हैं, हाँ, मछली रणथंभौर की हमारी शर्मीली का ऐसा था गाइज, फोटोग्राफर्स को देख के ना इधर उधर जाती नहीं थी। मतलब फेमस थी इसलिए कि वो ना पोज दे के बैठ जाती थी, और फोटोग्राफर्स को पूरा मौका देती थी कि भाई जितने अच्छे फोटोग्राफ्स लेना है, एंगल्स लेना, सब ले लो। अच्छा, अभी टाइगर्स की बात बहुत होगी, मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करता हूँ जंगल के बारे में। मैं यहाँ देख रहा था, नज़र घुमा रहा था, पैरासाइट प्लांट दिखा मुझे, तो मैं दिखाता हूँ अपने दोस्तों को। भैया आप, संजय भैया आप भी बताओ, ये देखो, ये पेड़ अगर आपको दिख रहा हो तो ये पूरा दूसरे जो पेड़ ने इसको कवर करके रखा है, अगर आप देख सकें वो जो है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जैसी लटाएं जो चढ़ रही हैं, हाँ, ये दूसरे पेड़ को, जिस पेड़ ने अपनी तरफ से जकड़ लिया है, एक इस साइड दिखा मुझे और एक इस साइड दिखा। तो ये जो होता है ना, दूसरा जो बेल तरीके से दूसरे पेड़ पे लपेट जाता है, ये थोड़े टाइम बाद जाके ना इन पेड़ों को खत्म कर देगा और खुद ग्रो हो जाएगा। आप देखिए ऊपर तक कैसे उसने उसको जकड़ लिया है। तो एक तरीके से इसको अब ये कार्निवोरस चीज़ हो गई, हर्बीवोरस सिस्टम के अंदर। एक पेड़ दूसरे पेड़ को लपेट के मार रहा है, बिल्कुल एक तरीके से हंटिंग हो रही है। बट दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, और हम इंसानों को आदत है सब चीज़ों को जल्दी में देखने के लिए, हम इसीलिए इन सब चीज़ों को ना उस तरीके से, उस नज़रिए से नहीं देख पाते। संजय भैया ये बात सही है, क्या कहते हो आप? देखिए, इस पूरे प्लेनेट पे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो हम नॉर्मली ये फैक्ट को जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं कि प्लांट्स आर लाइव थिंग लाइक यू एंड मी। दे टेक बर्थ, दे ग्रो, दे डाई ऑल्सो। और जीवन जीने का एक ही सिद्धांत है, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो प्लांट्स के उसमें अगर आप देखें तो जितने भी प्लांट्स हैं वो एक जिंदा रहने के लिए अपनी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और जिन 2 पौधों का आपने जिक्र किया, एक जो हमारे सामने है बड़ा पेड़, वो बैनियन है। और फाइकस की जो खास तौर से 2-3 स्पीसीज हैं जो कि एपिफाइट्स होती हैं, वो नॉर्मली ऐसा नहीं कि जमीन पर ग्रो नहीं कर सकती, वो जमीन पर भी ग्रो करती हैं, लेकिन उनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं, खासतौर से डियर्स और एलिफेंट्स, उसको खत्म कर देते हैं। तो ये एक प्लांट्स का इम्प्रोवाइजेशन है। उन्होंने अपने जिंदा रहने के लिए एक टेक्निक जो इस्तेमाल करी, वो ये कि बर्ड्स ड्रॉपिंग से वो कहीं
कहीं किसी दूसरे पेड़ पर जम जाते हैं और फाइनली धीरे धीरे अपवर्ड भी ग्रो करते हैं और डाउनवर्ड भी अपनी रूट्स फैलाते हैं। और एक एज के बाद जब उसे लगता है कि उस प्लांट की जरूरत नहीं है, उस पेड़ को मार देते हैं। तो इसीलिए इसको स्ट्रैंगुलर फिग भी कहते हैं। ये बैनियन, फाइकस के जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, पिलखन हो गया, इनमें ये खास तौर से देखा जाता है। और जो पीछे आपने जो बेल दिखाई, जो क्लाइंबर हम जिसे कहते हैं, उसमें हर कोई क्लाइंबर या क्रीपर जो है वो पैरासाइट नहीं होता। पैरासाइट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पैरासाइट नॉर्मली क्या होता है कि जो अपने हॉस्ट प्लांट है या हॉस्ट एनिमल है उससे जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन लेता है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन तो नहीं लेते, लेकिन लाइट के लिए, क्योंकि वो बेल है, कमजोर है, उसका तना मजबूत नहीं, तो ऊपर जाने के लिए उसने जो है एक सहारा जरूर लिया है। कुछ बेल या कुछ क्रीपर्स ऐसे होते हैं जो हॉस्ट प्लांट को मार देते हैं, डैमेज करते हैं, लेकिन सारे क्रीपर्स या क्लाइंबर्स ऐसे नहीं होते। ये सिर्फ एक सर्वाइवल के लिए उसने उस पेड़ का सहारा लिया है ऊपर जाकर, ताकि वो लाइट ले सके और अपने लिए लाइट की वजह से क्लोरोफिल से फिर फोटोसिंथेसिस का जो हमने पढ़ा है वो कंटिन्यू कर सके। तो बहुत अच्छी बात बताई हमने संजय भैया ने। और दूसरी चीज़, हमारे इंडिया में तो वैसे कार्निवोरस प्लांट नहीं पाए जाते, बट अमेज़न के जंगलों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ फ्लाई कैचर्स होते हैं जो कि एक फ्लावर अपना बना के बैठ जाते हैं और जैसे उसके अंदर फ्लावर आती है, उस फ्लावर के अंदर एक ना बहुत ही ऐसा लिक्विड होता है जो कि बहुत ही एक स्मेल प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि फ्लाइज को बहुत पसंद आता है। जैसे उसके अंदर फ्लाई आती है वो फट से बंद हो जाता है और उसको थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने जूसेस से मेल्ट करके उसकी पूरी एनर्जी को कंज्यूम करके फिर वो वापस ओपन करता है। तो ये एक पूरी इकोलॉजी बनी हुई है, तो हमें हर चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और समझ के चलना चाहिए कि हम जंगल के अंदर हैं। जंगल के अंदर हर चीज़ जो है जंगली है, कुछ भी चीज़ को हमें ग्रांटेड लेकर नहीं चलना चाहिए। तो जैसे ये बोल्डर्स देख रहे हो आप संजय भैया, कभी कभी मेरे को लगता है, मैं भी सोचता हूँ ये बोल्डर्स पे कितना मुश्किल होता होगा उसको भागना। क्योंकि टाइगर जो है सॉफ्ट पैडेड एनिमल है और भागने में उसको जो है आराम डेफिनेटली नहीं होता, इसीलिए वो एम्बुश हंट करता है। लेकिन जब वो चलता है तो या तो रिवर बेड्स पे चलता है या फिर जो ट्रेल, एनिमल ट्रेल होती हैं, या फिर जो ह्यूमन पाथ है जैसे जो गाड़ी का ट्रैक है उस पर चलना पसंद करता है, ताकि वो कांटे वगैरह ना लगे और उसको घायल ना हो। लेकिन जब उसको शिकार करना है तो उसको इन्हीं झाड़ियों में, इन्हीं घास के पीछे छुप के शिकार करना पड़ता है और थोड़ा भागना पड़ता है। तो वो कोशिश करता है कि वो अपने शिकार के बहुत नज़दीक पहुंच जाए जिससे उसको ज़्यादा भागना ना पड़े। और अमूमन 40, 50 या 100 मीटर के बाद टाइगर थक जाता है, तो वो अपना जो एफर्ट है उसको छोड़ देता है। बिल्कुल यही वजह है कि उसको जो है छुप के शिकार करना, एम्बुश हंटर हम उसको बोलते हैं। तो ऐसी जगहों पर वो जो है आसान से चल नहीं सकता। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं पीछे ये बिजरानी की खूबसूरती है यार। ये लैंडस्केप देखो आप, पीछे एक पहाड़ की रिज लाइन चल रही है, ऊपर दूसरे पीछे एंड में वहाँ पे एक दूसरे पहाड़ की रिज लाइन चल रही है जो आप देख रहे हो ये, और ये एक रिवर बेड है। यहाँ पे इतना प्यारा लैंडस्केप है, एक से बढ़कर एक नज़ारे हैं बिजरानी के। अब मैं आपको दूसरी साइड घुमा के दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो, ये इधर पहाड़ की रिज लाइन अलग चल रही है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी फिंगर्स को देखो। और ये एरिया ख़ास तौर से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है टाइगर साइटिंग के लिए, क्योंकि टाइगर इस ग्रासलैंड में मूव करता है। लेकिन इस टाइम पे टाइगर को छुपने में बहुत आसानी होती है, तो इसमें बहुत आसानी से मूव करता है और हिरन वगैरह, उसको डियर वगैरह दिख जाता है तो उसको स्पॉट करके स्टॉक करता है और फिर पकड़ता है। तो हम भी वेट कर रहे हैं अगर कोई कॉल मिले। आज अभी बिजरानी में अभी तक एक भी कॉल भी नहीं मिली। टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कुछ मिल जाए। वेलकम बैक। और गाइज हमारा ये सफ़र आज का ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे सौरभ अभी शूट कर रहा है और देवू भाई मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं और ध्रुव भाई भी हैं। 1 माइल एट अ टाइम एंड डीबी टेक एंड ट्रैवल की ये अभी पहली जर्नी ख़त्म होने को है और इसके बाद काफ़ी और जर्नी आने वाली। ध्रुव भाई पक्का प्रॉमिस है? बिल्कुल प्रॉमिस है। और साथ ही में आपको आप देव भाई से भी मिल चुके हैं, देवू भाई से भी मिल चुके हैं। और सौरभ, आई होप बहुत एंजॉय करा होगा आपने। आई एंजॉय वेरी वेल। अभी पकड़ते हैं, अभी पकड़ते हैं। हाँ। और धवल भाई, थैंक यू सो मच। अरे यार थैंक यू यार। ध्रुव भाई हमारी ये एक छोटी सी अच्छी यादगार ट्रिप के लिए इतनी जल्दी में बनाई और इतनी बढ़िया रही कि मजा। और ये हमारे देवू भाई वैसे तो आपने देख ही लिया, लेकिन ये वही सुंदर खाल की स्टोरी वाले, ध्रुव भाई की स्टोरी वाले देवू भाई, वही हीरो है ये। तो आप इनको पहचान लीजिए और बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारे इंसान है। इनके साथ मैं 1-2 दिन से साथ में हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कभी अगर ध्रुव भाई के साथ आते तो मैं रिकमेंड करूँगा इनसे ज़रूर मिलना। और ये अपना कुछ काम भी सेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कुछ हेल्प भी करा सकते हैं आने वाले टाइम में एक्टिविटीज़ से रिलेटेड और पार्क के अंदर की सारी फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर कुछ भी हो ध्रुव भाई, देवू भाई, इनसे कनेक्ट करो, सब अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ और अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए।
जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।